वॉशिंग सोडा, निरमा पाउडर ना, ये होता है। निरमा पाउडर में क्या होता है बोलोगे? वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का फार्मूला दैट डे बिफोर यस्टरडे आई टोल्ड, दैट इज, इसको केमिकल नेम क्या बोलते हैं बच्चों? केमिकल नेम बाद में बोलेंगे, पहले इसका फार्मूला क्या होगा? Na2CO3.10H2O। क्या नाम बोला था मैंने? हाइड्राइड नहीं बेटा, हाइड्रेट। हाइड्रेट मीन्स वाटर, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका नाम होता है। तो अब हम पढ़ेंगे इसको, एक चीज और देखते हैं कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका केमिकल नेम होगा। कहीं कहीं हम ये देखते हैं कि द कंपाउंड इज ओनली रिटन Na, कहते हैं एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं होते हैं, तो इसको सोडा ऐश बोलते हैं, सोडा ऐश। ठीक है। और ये जो था Na2CO3, इसका नाम क्या हो गया था? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये इसका नाम हो गया। सोडियम कार्बोनेट को हम सोडा ऐश बोलते हैं या एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, और Na2CO3.10H2O को वो क्या बोलेंगे? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू बच्चों, ये जो Na2CO3.10H2O होता है, इसमें जो .10H2O होता है, इस वाटर मॉलिक्यूल को ऐसे समझने की कोशिश करो, इसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्या बोलेंगे? ये जो है दिस वाटर मॉलिक्यूल इज नोन एज, ये वाटर मॉलिक्यूल नहीं कहलाता है, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब आपको ये जानना होगा कि व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड व्हाट इज वाटर मॉलिक्यूल। इन दोनों को मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल लेकर के बताऊंगा। सपोज कर लीजिए, अभी तो पढ़ना ही है। सपोज कर लीजिए यू हैव वन सॉल्ट दैट इज नोन एज, आपने नाम सुना होगा CuSO4.5H2O। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? एनीबॉडी कैन टेल यू? इसका नाम किसी को पता है? पता भी होगा तो नहीं बताएंगे, क्योंकि बोलने में क्या लगता है, थोड़ा सा ताकत लगता है, ज्यादा बोलोगे तो एनर्जी बचा के रखो। इसको बोलते हैं ब्लू विट्रल। अब ये ब्लू विट्रल होता है बच्चों, तो इसको हम क्या करते हैं, अगर हम हीट करें तो हीट करने पे ये क्या हो जाएगा? CuSO4 और +5 वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिमूव हो जाएगा। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि CuSO4.5H2O और यहाँ लिखा है CuSO4+H2O। ये जो H2O लिखा है, इसको हम कहते हैं वाटर मॉलिक्यूल। ये क्या हो गया? वाटर मॉलिक्यूल। जो अलग है वो वाटर मॉलिक्यूल कहलाता है। लेकिन अगर इसमें भी 5H2O था, इस 5H2O को हम बोलते हैं बच्चों वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इनको समझो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और वाटर मॉलिक्यूल में क्या अंतर होता है जानो। जब ये वाटर बिल्कुल अलग होता है इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड, तो देन इट इज नोन एज द वाटर या वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन जब यही वाटर मॉलिक्यूल किसी भी क्रिस्टल में केमिकली कंबाइंड होते हैं, तो दैट वाटर मॉलिक्यूल इज नोन एज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये दोनों में अंतर होता है। तो इसमें ये जो 10 वाटर मॉलिक्यूल है, इसको बोलते हैं बच्चों वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो क्रिस्टल्स के ही फॉर्म में यू कैन नॉट सी दिस वाटर मॉलिक्यूल इन द क्रिस्टल ऑफ सोडियम कार्बोनेट। लेकिन अब इनको ऐसे देखो, इस वाटर मॉलिक्यूल को आप देख नहीं पाओगे। देख नहीं पाओगे तो कैसे पहचानोगे कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल है कि नहीं है? एक्चुअल में इसका नाम ब्लू विट्रल है बेटा। तो ये ब्लू कलर का होता है। जब आपने इसको हीट किया तो क्या हो गया? ये व्हाइट कलर का हो गया। किस कलर का हो गया? व्हाइट कलर का हो गया। तो आपने पता चला, देखा क्या हुआ, इसमें जब वाटर मॉलिक्यूल था तो ये ब्लू कलर का था,
जब इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया तो व्हाइट कलर का हो गया. इफ यू वांट टू चेक its activity, its presence, so then you can take this copper sulfate or little amount of water, 2-3 drops of water, if you are going to add in that one, तो वह वाटर मॉलिक्यूल उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा और वह फिर ब्लू कलर का हो जाएगा. तो इससे पता चलेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वाटर its color is going to be changed. Due to presence of the water of crystallization, its color is going to be changed. इसी को हम कहते हैं water of crystallization. तो इसी के बारे में हमको पढ़ना बेटा. इसे कहते हैं वॉशिंग सोडा, दैट इज Na2CO3.10H2. अंडरस्टूड. इसमें कुछ लिखना होगा तो बता देना बाद में. चलिए अब हम पढ़ेंगे क्या, मेथड ऑफ प्रिपरेशन. दिखाई दे रहा ना. मेथड ऑफ प्रिपरेशन. और मेथड ऑफ प्रिपरेशन एक दिन मैंने आपको बताया था कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन का मतलब होता है इसको बनाने की प्रोसेस. जब हम लार्ज स्केल में किसी कंपाउंड को बनाते हैं तो उसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है. तो क्या होगा, हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे. मैन्युफैक्चर कैसे मैन्युफैक्चर करेंगे बेटा. ये जो सोडियम मेथड ऑफ प्रिपरेशन यहां मैं टॉप पे लिख दे रहा हूं, अदरवाइज टॉपिक से समझ में नहीं आ रहा है. किसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, Na2CO3.10H2O. क्या नाम था इसका, व्हाट इज द नेम, वॉशिंग सोडा. इट्स नेम इज वॉशिंग सोडा विच इज अ कमर्शियल नेम, जबकि इसका केमिकल नेम क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. तो मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे बच्चों, तो मैन्युफैक्चरिंग इसकी होती है इट कैन बी prepared on large scale by, जो प्रोसेस हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों उसको कहते हैं सॉल्वे प्रोसेस. सॉल्वे प्रोसेस. और ये जो सॉल्वे प्रोसेस है, इस सॉल्वे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अमोनिया सोडा प्रोसेस. अमोनिया सोडा प्रोसेस इसका नाम है. या तो आप सॉल्वे प्रोसेस बोलिए या तो अमोनिया सोडा प्रोसेस बोलिए, दोनों ही है. तो अब ये अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस क्या है, या अमोनिया सोडा प्रोसेस क्या है, इसमें हम कैसे इसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इन द सेंस मींस कैसे हम लार्ज स्केल पे इसको बनाएंगे. अब इसमें बच्चों क्या होता है, वी हैव टू यूज सम रॉ मटेरियल्स फॉर दिस प्रोसेस. रॉ मटेरियल्स क्या क्या यूज होगा इसमें, ये पूछा जाता है. रॉ मटेरियल्स इसमें यूज होता है NaCl जिसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड. फिर और रॉ मटेरियल्स यूज होता है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, और क्या होगा, NH3. ठीक है, ये सारे मटेरियल्स इसमें यूज होते हैं, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट और अमोनिया. इनके प्रयोग से हम इसका प्रिपरेशन या मैन्युफैक्चरिंग करेंगे. तो ये लिख लो, फिर उसके बाद रिएक्शन लिखाता हूं. लिखो ये किन किन प्रिंसिपल पे काम करता है. ये कहता है कि पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, इन द फर्स्ट स्टेप पहला हम ले लेते हैं बच्चों, पहले स्टेप में हम ले लेते हैं अमोनिया NH3 प्लस CO2 और प्लस H2O. ध्यान से देखना. अब आपको ये पता है कि NH3 प्लस CO2 प्लस H2O
ये तीन चीजें इसमें आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगी। तो जब ये बनेगा तो ये देगा क्या, ये जो प्रोडक्ट बनाएगा इसका नाम होगा NH4HCO3। कैन यू टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? एनीबडी? अमोनियम बाइकार्बोनेट। बहुत अच्छा, इसका नाम हो गया अमोनियम बाइकार्बोनेट। अच्छा, आपने स्टार्टिंग में देखा कि आई टोल्ड दैट इज रॉ मटेरियल्स वी हैव टेकन NaCl, CaCO3 और NH3। तो इसमें से आपने अभी NH3 यूज करा है, ठीक है बेटा। ये CO2 कहाँ से लाया मैं भी बताता हूँ। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि ये जो अमोनियम बाइकार्बोनेट है NH4HCO3, इसको हम रिएक्शन करा देंगे NaCl से, सोडियम क्लोराइड जो आपका रॉ मटेरियल था, ठीक है। तो जब इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये NH4Cl बना लेगा, विच इज नोन एज द अमोनियम क्लोराइड। और प्लस दूसरा क्या बना बेटा, NaHCO3 बन जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये मिल गया। अब इसके अलावा हमने क्या देखा कि ये जो तीसरे स्टेप में बन गया आपका प्रोडक्ट NaHCO3 जो था सोडियम बाइकार्बोनेट, एक्चुअल में है स्पेरिंगली सॉल्युबल वाटर में है, मतलब बहुत कम डिसॉल्व होता है। इसको जब हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो हीट करने पे ये बना लेगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और प्लस बनाएगा बच्चों H2O, और प्लस बनाएगा CO2। अब इसको ऊपर से लेके नीचे तक हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। NH3 प्लस CO2 प्लस H2, NH4HCO3, एक नाइट्रोजन, 4 और एक 5 हाइड्रोजन, यहाँ 3 2 5 हाइड्रोजन, एक कार्बन 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन। ऊपर वाला इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस है। नीचे वाले देखें NH4Cl NaHCO3 बैलेंस है, नीचे वाला नहीं बैलेंस है। यहाँ 2 सोडियम दिखाई दे रहे, इसको 2 कर दो। अब 2 सोडियम हो गया, 2 सोडियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया 2, हाइड्रोजन 2 हो गया, कार्बन हो गया 2, कार्बन हो गया 1 and 1 2, ऑक्सीजन 3 2 are 6, 3 4 + 2 = 6। ये बैलेंस हो गया। अब आपको क्या मिला बेटा, ये जो Na2CO3 मिला, ये एनहाइड्रस है ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो सोडियम कार्बोनेट मिला, ये इसके साथ तो वाटर मॉलिक्यूल नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, इसका हम क्रिस्टलाइजेशन करेंगे। कैसे क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, Na2CO3 जो मिला उसको हम पानी में डिसॉल्व करके उसके क्रिस्टल्स जब बनाएंगे तो वी कैन से दैट इज वॉशिंग सोडा कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द क्रिस्टलाइजेशन या रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ द Na2CO3। तो यहां लिखेंगे क्या, यही लिख लेंगे वॉशिंग सोडा is obtained, ये मेन चीज आपको मिल गया, by crystallization of किससे बेटा, Na2CO3। इस सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टलाइजेशन से हमें वॉशिंग सोडा प्राप्त होगा। मतलब इस वॉशिंग सोडा, इस Na2CO3 को वाटर में डिसॉल्व करके उसको हीट करिए। हीट करने पे जब वो सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड हो जाए तो जस्ट टर्न ऑफ द बर्नर एंड लेट इट कूल फॉर 24 आवर्स। अब उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। जब उसमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मोस्टली उड़ गया, लेकिन जो वाटर मॉलिक्यूल बचे हैं वो उस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में उसी क्रिस्टल्स में केमिकली कंबाइंड रहेंगे, एंड आफ्टर कूलिंग whatever you are going to get that is known as the washing soda। अब इसमें मामला आता बेटा कि आपने लिखा था कि दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपने लिखा था कि रॉ मटेरियल्स आपने NaCl लिया, CaCO3 लिया और NH3। आपने NH3 यूज कर लिया और आपने NaCl यूज कर लिया, लेकिन CaCO3 यहाँ कहीं यूज नहीं हुआ है। तो इस रिएक्शन को भी लिखना, पहले देखेंगे। मैं आपको बताता हूं कि जो आपने रॉ मटेरियल्स लिया था कैल्शियम कार्बोनेट, जब आप इसको हीट करोगे बेटा तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। मिल गया कि नहीं मिल गया? ये कार्बन डाइऑक्साइड आपने यही यूज करा है, दिस कार्बन डाइऑक्साइड यू हैव यूज्ड हियर। अब आओ देखते हैं, ये जो CaO बचा,
फिर से देखेंगे, CaO जो बचा ये क्या करेगा, ये पानी में आप डिजोल्व कर दीजिए। जब पानी में आप डिजोल्व करेंगे तो बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहते हैं चूना। ठीक है, इसको कहते हैं स्लैग लाइम, इसको कहते हैं, सॉरी इसको कहते हैं क्या पता, क्विक लाइम, इसको बोलते हैं स्लैग लाइम। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ध्यान से देखना, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या करेगा, आओ देखते हैं। यहाँ एक रॉ मटेरियल बचा था NH4Cl, ये अभी यूज नहीं हुआ है, इसमें सारे प्रोडक्ट का यूज होता रहता है। तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, NH4Cl। जब NH4Cl के साथ इसका रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 और प्लस NH4OH बचेगा बच्चों। NH4OH अनस्टेबल कंपाउंड है, तो किसमें कन्वर्ट होगा, 3 प्लस H2O। अब जब इसको बैलेंस करेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन नाइट्रोजन हो गया 2, नाइट्रोजन हो गया 2, हाइड्रोजन हो गया 4 2 आर 8 प्लस 2 10, और हो गया 3 2 आर 6 6 और प्लस 4 10, ऑक्सीजन हो गया 2, ऑक्सीजन हो गया 2। नाउ दिस इज बैलेंस। अब इसमें एक ऐसा प्रोडक्ट मिला, ध्यान से देखेंगे, ये कैल्शियम क्लोराइड है, ये बाई प्रोडक्ट है विच इज अनयूज्ड। ये जो अभी आपको प्रोडक्ट मिला फाइनली, वह अनयूज होता है, इसका यूज नहीं होता है। कैल्शियम कार्बोनेट आपने रॉ मटेरियल लिया था, ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दिया। कैल्शियम ऑक्साइड अगेन रिएक्शन विद H2O, इट विल गिव द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो NH4Cl रिएक्शन में प्राप्त हुआ था, यहाँ देखो, इसको लिया, इसको लिया, इसको लिया, ये बन गया, और NH4HCO3 NaCl के साथ NH4Cl बन गया। इस NaCO3 को आपने हीट करा तो NH2CO3 बन गया। इसका भी यूज हो रहा है बार बार, इसका भी यूज हो रहा है। अभी इसका क्या यूज है, इसके यूज के लिए आपने देखा, दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल रिएक्ट विद NH4Cl, तो ये देगा अमोनिया और H2। तो कुल मिला के जितने भी रॉ मटेरियल्स थे, उस रॉ मटेरियल्स में ओनली कैल्शियम क्लोराइड इज ओनली द बाई प्रोडक्ट which is not going to be used in the process. So this is known as the ammonia soda process या Solvay process. Understood? तो आपको इसी प्रोसेस से क्या बनाना है बेटा, ये जो सोडियम कार्बोनेट आपको बनाना था ये आपने प्राप्त कर लिया। नाउ यू कैन राइट बच्चों, ये लिख लिया था, अब इसको लिखो। wherever you are feeling any type of the सर वो problem, कैल्शियम वाला कंपाउंड का क्या यूज था समझ नहीं आया। क्या बेटा, सर वो कैल्शियम वाले कंपाउंड का क्या यूज था वो समझ नहीं आया। कोई यूज नहीं हुआ, लास्ट में जो बचा हुआ है ना ये वाला, नहीं सर, ऊपर वाला पूरा कैल्शियम कार्बोनेट। ओके। इसका इसका क्या यूज है। यस सर। कैल्शियम कार्बोनेट जब हीट करोगे तभी तो ये कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रहा है। दिस कार्बन डाइऑक्साइड यू गॉट, यहाँ देखो रिएक्शन में, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त हुआ, ये तो आपने रॉ मटेरियल लिया था, पानी का तो कोई बात ही नहीं है। ये CO2 कहाँ से प्राप्त हुआ, दिस CO2 यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेयर, दिस CO2 यू गॉट बाई हीटिंग द कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के हीट करने से कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया और CaO मिल गया। इस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज आपने यहाँ कर लिया, अंडरस्टूड और नॉट। यस सर। ये CO2 यहाँ यूज कर लिया तो ये प्रोडक्ट बन गया। अब आप कहोगे कि इसमें ये भी तो बचा था CaO, अब इसका यूज मैं दिखा रहा हूँ। CaO को पानी में डाल देंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस प्रोसेस में जो NH4Cl बचा था, जो अभी तक नहीं यूज हो रहा था, इसके साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये बना लेगा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड प्लस अमोनिया प्लस वाटर। ये अमोनिया फिर आपको मिल गया जो अगले प्रोसेस में यूज हो जाएगा। सिंस यू आर स्टडिंग द मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग मतलब लार्ज स्केल पे बनाना है, कम लागत में ज्यादा प्रोडक्ट बनाना है, तो ये आपने एक बार रॉ मटेरियल यूज कर दिया, फिर बार बार उसी से उसका प्रोडक्शन होता जा रहा है। ठीक है, तो जस्ट ट्राई टू नोट इट, नोट करिए बच्चों। Note this. चलो, now next one, the properties. देखो इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी, इससे फिजिकल बहुत ज्यादा, केमिकल बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसीलिए मैं इसको क्या है कंबाइन करके लिखा दे रहा हूँ, एक ही में सब फिजिकल केमिकल, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है। तो अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें बच्चों, तो पहला कह सकते हैं इट इज ट्रांसपेरेंट
ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये पहली प्रॉपर्टी हो सकती है। दूसरी प्रॉपर्टी हमें कहेंगे बच्चों कि इट इज soluble in water, it is soluble in water। अच्छा, ये किसका क्या नाम है? द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट comes in the category of the metal carbonate। Most of the metallic carbonates are insoluble in water, but this is one of the soluble metal carbonates। ठीक है ना? तो ये वाटर में सॉल्युबल है। तो जब वाटर में ये बच्चों सॉल्युबल है तो ये क्या होगा? जब वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा तो सिंस इट इज फाउंड बाय, अगर हम आपसे पूछें कि Na2CO3 का जब हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या देगा? Na2CO3 प्लस H2O। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो NaOH बनाएगा प्लस H2CO3 देगा। तो NaOH और H2CO3 दोनों में NaOH इज द ऑफ द स्ट्रॉन्ग बेस एंड H2CO3 इज द वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड में किसकी स्ट्रॉन्गनेस ज्यादा होगी? किसकी? बेस की। तो देयरफॉर वी कैन से इट इज एल्कलाइन, एल्कलाइन इन नेचर। ये ध्यान रखेंगे कि अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएं तो क्या बनेगा बेटा? चाहे तो इसके नीचे लिख लें कि क्यों एल्कलाइन होगा। कभी कभी पूछा जाता है कि Na2CO3 प्लस H2O, जब इसको पानी में डिजोल्व करेंगे तो घुल जाएगा। तो किससे बन के बना हुआ है? Na2CO3, NaOH बनेगा और H2CO3 बनेगा। तो NaOH इज, ऐसे चाहे तो लिख लेंगे, क्या होगा? NaOH बनेगा और प्लस H2CO3 बनेगा। ये ध्यान रखेंगे। ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग नेचर ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड, it is basic in the nature, since NaOH is alkaline, so therefore its nature is alkaline in the nature। नंबर 4 हम कहेंगे बच्चों, एक दिन मैंने आपको बताया था, it is efflorescent। इफ्लोरोसेंट, ये इफ्लोरोसेंट होता है। इफ्लोरोसेंट का मतलब क्या होता है कि अगर हम इसको क्या करें, एयर में खुला छोड़ दें, ये सब मैं आपको बता दिया था, Na2CO3.10H2O, अगर हम इसको एयर में खुला छोड़ दें तो क्या हो जाएगा? Na2CO3 बनाएगा प्लस, सॉरी, Na2CO3.H2O, मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल, और प्लस सामने लिखें तो दिखेगा बेटा, और यहां लिखेंगे प्लस 9 वाटर मॉलिक्यूल। इसमें से 9 वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? उड़ जाता है, निकल जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो मैंने आपको उस दिन बताया था डिलिक्विसेंट। डिलिक्विसेंट्स आर द सब्सटेंसेज which when exposed to the air they absorb the moisture from the atmosphere and changes its state from solid to liquid, उसको डिलिक्विसेंट बोलते हैं। ये फ्लोरोसेंट क्या होता है? the substances which when it is exposed into the air या atmosphere they loses its water of crystallization, वे अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या करते हैं? लूज कर देते हैं। उसी को हम इफ्लोरोसेंट कहते हैं। तो इफ्लोरोसेंट है कि अगर इसको एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाए, खुली जगह पे छोड़ दिया जाए, तो इसमें से 9 वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? उड़ जाते हैं बच्चों। लेकिन ये इसी में केमिकल प्रॉपर्टीज भी है। अगर आप इसको एनहाइड्रस बनाना चाहते हैं, Na2CO3.10H2O है। अगर आप चाहते हैं सोडा एस बनाना तो इसको कुछ नहीं करना, आप इसको हीट कर देंगे तो यू विल गेट द Na2CO3 और प्लस 10 वाटर मॉलिक्यूल यहां से क्या होगा? निकल के बाहर। तो ये इसकी क्या हो गई बच्चों? सारी की सारी प्रॉपर्टीज हो गई, जिसमें फिजिकल और केमिकल सारे के सारे इंक्लूड हो गए। तो सब सारे पॉइंट्स आप लिख लें, नोट डाउन। नाउ अब हम बेटा इसका यूज पढ़ेंगे। यूजेस, यूजेस कहाँ कहाँ होता है? एज रिएजेंट इन लेबोरेटरीज, ये पहला यूज होता है।
दूसरा क्या हो सकता है, इन मैन्युफैक्चरिंग, in manufacturing of dry soap powder, dry soap powder, ठीक है। इन लॉन्ड्रीज, इन लॉन्ड्री, और कहाँ इसका यूज होता है बच्चों, इन द प्रिपरेशन ऑफ, in the preparation of many sodium compounds, in the preparation of many sodium compounds, सोडियम के बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने में इसका यूज होता है। सोडियम क्लोराइड हो गया, ग्लास हो गया, बोरेक्स हो गया, मिनीमोल हो गया। अब इसमें जो लास्ट पॉइंट था, यहाँ मैंने पॉइंट नहीं डाला, इसको आप 1 नंबर डालेंगे, 2, 3, 4, और एक जो लास्ट पॉइंट है बेटा, इसको पहले देख लो, फिर मैं बताता हूँ, समझाता हूँ। 5th पॉइंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज used to remove the hardness of water, हार्डनेस ऑफ, लिख लो, फिर मैं इसके हार्डनेस के बारे में बताता हूँ। पॉइंट्स लिख लो, फिर मैं वाटर के हार्डनेस के बारे में बताऊंगा और कैसे इसका रिमूवल होगा ये भी बताता हूँ। बात करेंगे वाटर। अगर हम बात करते हैं बच्चों वाटर किसे कहते हैं, तो वाटर का मतलब होता है कि जो हम पानी पीते हैं, दैट इज नोन एज द पोर्टेबल वाटर। और इस वाटर में, पोर्टेबल वाटर जो पीने योग्य होता है, वाटर में 2 तरह की क्या होती है बच्चों, हार्डनेस होती है। एक वाटर जो होता है, एक होता है बच्चों, सबसे पहले वाटर होगा सॉफ्ट, और दूसरा होता है हार्ड। वाटर आर ऑफ 2 टाइप्स। सॉफ्ट वाटर किसे कहते हैं, हार्ड वाटर किसे कहते हैं। सॉफ्ट वाटर होता है बच्चों कि विच गिव्स लेदर easily with soap। जो साबुन के साथ आसानी से झाग देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट वाटर बोलते हैं। और जो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता है, उसको हम हार्ड वाटर बोलते हैं। जैसे जो घरों में आप वाटर यूज करते हो, उस वाटर में जब आप कोई सोप लगाते हो, तो आप वहां देखते हो कि उसमें से झाग निकलता है। लेकिन अगर वही कपड़े धुलने आप कहाँ, समुद्र में चले जाओ, तो उस समुद्र में वो जो मतलब सी वाटर में वह जो वाटर होता है, वो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता, इसलिए उसको हार्ड वाटर बोलते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, विच डू नॉट गिव लेदर। लेदर की स्पेलिंग सही है बेटा, Yes, which sir. do not give leather easily with soap। सोप के ये आसानी से झाग नहीं देता। तो बच्चों सॉफ्ट वाटर वे वाटर होते हैं जो साबुन के साथ आसानी से झाग देते हैं, और हार्ड वाटर वो वाटर होते हैं जो आसानी से झाग नहीं देते। अब आपको यहाँ ये ध्यान देना है कि हार्ड वाटर
दो तरह के होते हैं। अगर वाटर में हार्डनेस होती है तो एक होती है टेम्पोररी, और दूसरा होता है परमानेंट। एक होता है टेम्पोररी, दूसरा होता है परमानेंट। टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर और परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना होगा कि टेम्पोररी हार्डनेस किसके कारण होता है और परमानेंट हार्डनेस किसके कारण होता है, और इसकी हार्डनेस को आप कैसे, सब लिखना मैं बताऊंगा। तो अगर हम बात करें टेम्पोररी हार्डनेस, टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर, कैसे जानोगे कि आपके वाटर में टेम्पोररी हार्डनेस है? ये एग्जाम में पूछता है क्योंकि इसमें केमिकल यूज होता है। इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ bicarbonates of calcium and magnesium, bicarbonates of calcium ion and magnesium ion, that is आपके पानी में, अभी मैं सब बताऊंगा, आपके पानी में अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट है या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है तो इस पानी को कहते हैं इट हैज टेम्पोररी हार्डनेस। अगर आपके पानी में ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है तो देन यू कैन से योर वाटर हैज टेम्पोररी हार्डनेस which can be removed by nothing to do, which can be removed by heating the water, by boiling the water, not heating, boiling the water। यहां लिख लेंगे this hardness can be removed by boiling, the water। अब आपको मैं एग्जांपल बताऊं, देखो आप सभी लोग, लेट्स सी, इमल्सन रॉड देखा है कभी? नाम सुना है? नहीं सुना है। गीजर तो आप सबके घर में होंगे, जिससे पानी आप गर्म करते हो। सर तो इमर्शन रॉड जिससे पानी गर्म करते हैं पानी बस में बस डाल। वही, हाँ वही इमल्सन रॉड एक्चुअल में गीजर में भी होता है, वही उसका फंक्शन है। तो इमल्सन रॉड जिससे आप पानी गर्म करते हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, जब वो बिल्कुल न्यू होता है, आप खरीद के लाते हो, तो बिल्कुल उस स्टेनलेस स्टील की तरह चमकता रहता है, आपने ऐसा महसूस किया? लेकिन जब आप उसको बार बार यूज करते हो, महीना 2 महीना यूज कर लेते हो, तो यू कैन सी वेरी इजिली दैट इज on the upper layer of that emulsion rod a thin layer of a substance is formed, और उसकी शाइनिंग गायब हो जाती है। आपने ऐसा महसूस किया कभी? नया इमल्सन रॉड और जो 1 महीना 2 महीना यूज करके आपने देखा, उन दोनों में कोई अंतर आपको महसूस हुआ कभी? अगर आपने देखा है तो, अगर आपने इमल्सन रॉड देखा है तो आप ऐसा देख सकते हो। अगर नहीं इमल्सन रॉड देखा है तो आई एम जस्ट गिविंग वन मोर एग्जांपल। अब से आप उसको घर में चेक करो कि योर वाटर, वट एवर द वाटर यू आर यूजिंग, दैट हैज द टेम्पोररी हार्डनेस या परमानेंट हार्डनेस। आप एक छोटा सा कंटेनर ले लो जो एल्यूमिनियम का बना हो या किसी चीज का, स्टील का बना हो। आप उसमें एक, हमारे कहने नाते, अब तो सर्दियां आ रही, नहीं अभी करना है तो सर्दियों में करो, एक छोटे से कंटेनर में रोज 1 लीटर पानी आप उसको बॉयल करो, रोज 1 लीटर पानी बॉयल करो। बॉयल करने के बाद उसको ठंडा करने के छोड़ दो, फिर उस पानी को फेंक दो, फिर एक दिन बाद फिर वही काम करो, फिर एक दिन बाद, यू कैन सी, और उस कंटेनर को आपको धुलना नहीं है, यू कैन सी आफ्टर 1 वीक दैट इन द इनर वॉल ऑफ दैट कंटेनर, उसके नीचे बॉटम में या उसके अगल बगल जो वॉल है,
उसमें एक लगभग लगभग व्हाइट कलर का पतला सा लेयर पपड़ी बन जाती है। वो पपड़ी किसके कारण होती, मैं अभी रिएक्शन दिखाऊंगा। उससे यह पता चलता है कि आपका पानी हार्ड है कि नहीं है और कितना हार्ड है। अगर आपके कंटेनर में ऐसी चीजें दिख रही हैं तो देन यू कैन से योर वाटर हैज द टेम्पररी हार्डनेस। इधर देखो बेटा, हमारे इधर देखो, ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है ये पानी में क्या है, सॉल्युबल है। सॉल्युबल मतलब ये आपको दिखाई नहीं देता है। ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट इज सॉल्युबल। जब आप इसको, ये पानी में है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सॉल्युबल है इसका मतलब पानी में है, और इसी पानी को आपने क्या करना है, हीट करना है। जब आप इसको हीट करते हो तो क्या बनेगा बेटा, CaCO3 बनेगा और प्लस H2O बनेगा और प्लस CO2 बनेगा। अगर हम इसको बैलेंस करें तो बैलेंस करने पे CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2, एक कैल्शियम, दो हाइड्रोजन, एक दो कार्बन, एक और एक दो कार्बन, और 3 2 आर 6 ऑक्सीजन, 3 + 1 4 + 2 6 हो गया। तो अब आपको क्या इसमें से पता चल रहा है कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये होता है बेटा इनसॉल्युबल। ये क्या होता है, इनसॉल्युबल। इन्हीं को दोनों को समझो। ये आपके वाटर में सॉल्युबल है, दिखाई दे रहा है नीचे वाला कि नहीं दिखाई दे रहा है, ये आपके वाटर में सॉल्युबल है, और सॉल्युबल है तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन व्हेन यू आर गोइंग टू हीट दिस वन, तो आप में ये CaCO3 जो इनसॉल्युबल है वो आपके कंटेनर में नीचे बैठ जा रहा है, और H2 आपका पानी प्योर मिल जा रहा है, और प्लस CO2 गैस ऊपर उड़ जा रही है। तो यहां से जो CaCO3 है ये आपके, अब आप कहोगे कैसे रिमूव करेंगे, बाय हीटिंग दिस वन। आपने लिखा है दिस हार्डनेस कैन बी रिमूव बाय बॉइलिंग। जब आपने इसको बॉयल किया तो आपका पानी यहां मिल गया, और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल फॉर्म में है वो कंटेनर में बच्चों नीचे बैठ जाएगा, which we can remove by filtering the water। अब अगर आप इसको फिल्टर कर दोगे तो ये क्या होगा, नीचे इंसॉल्युबल है, ये फिल्टर पेपर में बैठ जाता है, या किसी कपड़े से आप छान दो, फिल्टर कर दो, तो यहां से आपको पता चले। सॉरी बेटा, सॉरी लविश कुछ बोले हो? सर हाँ, मैं कह थोड़ा रहा हूँ कुछ बोले हो क्या? सर नहीं समझ। नहीं समझ में आया? सर आ गया। ये एक्चुअल में बेटा, जैसे हमारे पास ये वाटर है, समझो इस वाटर में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, लेकिन एक्चुअली इट इज हैविंग द टेम्पोररी हार्डनेस। कैसे पता चलेगा, जब तुम इसको बॉयल करोगे, और बॉयल करने के बाद जब ठंडा करोगे तो यू कैन सी ऑल थिन लेयर ऑफ दैट, इसका कैल्शियम कार्बोनेट, या अगर ये रहेगा तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का एक पतला सा लेयर उस कंटेनर में नीचे जम जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, which indicates that your water has temporary hardness। तो टेम्पोररी हार्डनेस में ये होता है बच्चों। अब अगर हम बात करते हैं परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस किसके कारण होती है, ऑफ वाटर। सर D2O वो क्या होता है? D2O होता है बेटा, उसको कहते हैं हैवी वाटर। ठीक है, अभी जब इसको पढ़ा लूं तो फिर बताता हूँ D2O क्या होता है। अब अगर हम इसको देखें, ये किसके कारण होता है, इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड, क्लोराइड एंड सल्फेट। Due to the presence of chlorides and sulfates of वही कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। ठीक है, तो इसमें जो कंपाउंड्स होंगे वो या तो कैल्शियम क्लोराइड होगा,
या तो कैल्शियम सल्फेट होगा, या तो मैग्नीशियम क्लोराइड होगा, या मैग्नीशियम सल्फेट होगा। तो अगर आपके पानी में बच्चों क्या है, परमानेंट हार्डनेस है, तो परमानेंट हार्डनेस कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम सल्फेट के कारण होता है। और दिस कैन नॉट बी रिमूव्ड, ध्यान सुनना, इट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग, इट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग। ठीक है, अब इसको हम कैसे करते हैं, इसी टॉपिक में आया था इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। इट कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रीटिंग द वाटर विद वही Na2CO3। इसको क्या करते हैं, इसी के बारे में पढ़ रहे थे आप। इट कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रीटिंग द वाटर बाय Na2CO3। वन मोर थिंग आपके नॉलेज के लिए मैं यहां लिख दे रहा हूं, मैंने अभी बोला था कि टेम्पोररी हार्डनेस आपको बॉयल करने से उड़ेगा, और परमानेंट हार्डनेस किससे में उड़ेगा बेटा, ये Na2CO3। एक और प्रोसेस है जो आपको क्लास 12th 11th में पढ़ाया जाएगा, इसको कहते हैं परम्यूटेड प्रोसेस। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। परम्यूटेड प्रोसेस या जियोलाइट प्रोसेस इसको बोलते हैं। सोडियम जियोलाइट एक कंपाउंड होता है, इसे परम्यूटेड बोलते हैं। उससे भी हम परमानेंट हार्डनेस यूज करते हैं। जाने रहो टर्म्स कि कहीं यूज आ जाए, कि वन प्रोसेस दैट इज नोन एज द परम्यूटेड प्रोसेस, नाम सुन लो, या जियोलाइट भी बोलते हैं उसको, उससे भी हम परमानेंट हार्डनेस दूर करते हैं। लेकिन यहाँ एक वर्ड मैं लिखने जा रहा हूं, इसको ध्यान सुनना, एक सेंटेंस लिखेंगे, बाई ट्रीटिंग द वाटर विद Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट जिसे हम कहेंगे बेकिंग सोडा, बाई ट्रीटिंग द वाटर विद Na2CO3, both the hardness of water, both the hardness of water कैन बी रिमूव्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूछता है कि कौन सा, आपको पता ही नहीं है कि इसमें टेम्परेरी हार्डनेस है या परमानेंट हार्डनेस है, लेकिन आपको उसको रिमूव करना है, तो केवल और केवल एक ही केमिकल है, दैट इज Na2CO3। जैसे आप Na2CO3 डालोगे, चाहे उसमें परमानेंट हार्डनेस हो, चाहे उसमें टेम्पररी हार्डनेस हो, दोनों ही हार्डनेस वहां से क्या हो जाती है, उड़ जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि Na2CO3 से हम परमानेंट हार्डनेस भी उड़ा देते हैं और टेम्पोररी। तो पढ़ने वाली क्या चीज है, टेम्पोररी हार्डनेस किसके कारण होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। इसको कैसे रिमूव करेंगे, हम बॉयल करके रिमूव कर देंगे, या सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करेंगे। परमानेंट हार्डनेस क्या होता है, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड, इसके कारण होता है। और दिस कैन बी रिमूव बाई Na2CO3। ये Na2CO3 is used for removing both types of the क्या हार्डनेस, इधर वो टेम्पोररी हो चाहे परमानेंट। ठीक है बच्चों, तो इसको लिख लो जो नोट्स में लिया हूं। हाँ, ये इसके पीछे तो हो गया था ना, हाँ यहां से लिखो, लिखो। कोई बच्चा पूछा D2O क्या होता है, देखो हाइड्रोजन के बच्चों 3 आइसोटोप्स होते हैं, H, H और H। सबके एटॉमिक नंबर 1 होते हैं, इसका एटॉमिक मास 1, इसका एटॉमिक मास 2, इसका एटॉमिक मास 3 होता है। तो जो 1 2 3 होते हैं, इसको इसके नेम के हिसाब से इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं बेटा ड्यूटीरियम, और इसको बोलते हैं ट्राइटियम।
ट्राइटियम। ठीक है, अब इस हाइड्रोजन ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को, इसको अगर हम सिंबल से देखें तो इसको हम H, इसको हम D और इसको हम T से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो हाइड्रोजन ड्यूटेरियम होता है इसको हम हैवी हाइड्रोजन भी बोलते हैं, इसका नाम है हैवी हाइड्रोजन। तो अब आपने पूछा कि ड्यूटेरियम क्या होता है, हाइड्रोजन। अब यहां देखें, अगर हम यहाँ ये देखते हैं कि हाइड्रोजन का जो ऑक्साइड होता है इसको आप वाटर बोलते हो, जिसको आप आसानी से जानते हो। मतलब हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो H2 बनाता है। दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? हाँ। और ये जो ड्यूटेरियम है बेटा, ड्यूटेरियम के ऑक्साइड, इसका ऑक्साइड नहीं पता चलता है, कहीं दिखता नहीं है। इसके ऑक्साइड को हम ड्यूटेरियम का ऑक्साइड बोलते हैं, D2O को बोलते हैं हैवी। जैसे इसको नाम, इसका नाम तो क्या, हैवी हाइड्रोजन, तो इस D2O को बोलते हैं हैवी वाटर। The name of this compound is heavy water। तो आपसे पूछा जाए कि हैवी वाटर क्या है तो आप कहोगे इट इज ऑक्साइड ऑफ ड्यूटेरियम। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाटर एंड हैवी वाटर, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वाटर और हैवी वाटर में क्या अंतर होता है। हैवी वाटर एक्चुअली बेटा हम कह सकते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस को स्टॉप करने के लिए या बहुत स्लो करने के लिए हम हैवी वाटर का यूज करते हैं। जैसे ध्यान से, अगर कोई पूछे आपसे कि हैवी वाटर कहाँ पाया जाएगा, ये वाटर है ना, ये नॉर्मल वाटर है, और नॉर्मल वाटर का 7000 ही मैं लिख दे रहा हूं। अगर हम H2O इस टू D2O की बात करें, ठीक है, तो H2O और D2O में अगर आपने 7000 लीटर H2O ले लिया तो इसमें इसका 1 लीटर D2O पाया जाता है। 7000 लीटर जिस दिन पानी आप पी लोगे उस दिन आप कहोगे कि 1 लीटर ऑफ द D2O यू हैव कंज्यूम्ड। तो 7000 लीटर पानी पीने के लिए बेटा आपको बहुत समय लगेगा, और बहुत समय लेने के लिए थोड़ा 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 आपके बॉडी में वो D2O जाता है। व्हाट इज एडवांटेज या डिसएडवांटेज ऑफ D2O? D2O का कोई एडवांटेज नहीं होता है, ये डिसएडवांटेज होता है। ये जहां भी यूज होते हैं तो वहां होने वाले रिएक्शंस को ये क्या कर देते हैं, स्लो कर देते हैं। अगर आप H2O की जगह पे D2O पीना शुरू कर दीजिए तो आपके बॉडी में जो फंक्शंस हो रहा हो धीरे धीरे स्टॉप हो जाएगा, और आदमी की क्या हो जाएगी, धीरे धीरे डेथ हो जाएगी। क्योंकि शरीर में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो आपस में रिएक्ट करते हैं। अगर D2O किसी प्लांट में डाल दिया जाए तो उनका ग्रोथ रुक जाता है, धीरे धीरे उनका ग्रोथ रुक जाएगा और पेड़ पौधे सूख जाएंगे, खराब हो जाएंगे। अब आप कहोगे इसका यूज क्या होता है? आपने नाम सुना है, न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम सुना है? यस यस सर। सर। ठीक। यस सर। हाँ गुड बेटा। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है कि हमें कह सकते हैं दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक होता है फिशन और एक होता है फ्यूजन। तो फिशन और फ्यूजन में, फिशन का मतलब होता है टूटना, और फ्यूजन का मतलब होता है दो छोटे छोटे न्यूक्लियस आपस में टूट करके, जब सॉरी दो छोटे छोटे न्यूक्लियस आपस में मिल करके बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, तो दैट इज नोन एज द फ्यूजन। और जब हम बड़े न्यूक्लियस को तोड़ करके छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट करते हैं तो उसको कहते हैं फिशन। ठीक है ना? तो ये फिशन और फ्यूजन दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। फिशन कहाँ होता है और फ्यूजन कहाँ होता है? तो हमें कह सकते हैं एटॉमिक फिशन या एटॉमिक फ्यूजन। एटॉमिक फिशन, न्यूक्लियर फिशन या न्यूक्लियर फ्यूजन। जब न्यूक्लियस का फिशन और फ्यूजन होता है तो एटम बम बनते हैं। आपने नाम सुना होगा एटम बम एंड हाइड्रोजन बम। एटम बम और हाइड्रोजन बम। एटम बम क्या होता है? जब किसी एटम के न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है तो तोड़ करके वो छोटे छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है, तो उसको एटॉमिक न्यूक्लियस कहते हैं, एटॉमिक फिशन बोलते हैं, ये न्यूक्लियर फिशन बोलते हैं। जब हम किसी छोटे छोटे न्यूक्लियस को आपस में जोड़ करके बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। तो अगर आपसे पूछा जाए एटम बम और हाइड्रोजन बम में कौन ज्यादा शक्तिशाली होता है, तो हाइड्रोजन बम ज्यादा शक्तिशाली होता है।
उसमें कौन सा प्रोसेस होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। और न्यूक्लियर फिशन, जो हमारी सनलाइट है, सूरज से जो रोशनी हमको मिलती है बच्चों, उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। हाइड्रोजन के छोटे छोटे न्यूक्लियस आपस में मिल करके हीलियम का न्यूक्लियस बनाते हैं। तो इसीलिए आपसे कहा जाता है कि सोर्स ऑफ द मोस्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ द सन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द इज ड्यू टू द हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस आपस में मिलकर के हीलियम का न्यूक्लियस बनाते हैं, तो उसको कहते हैं फ्यूजन। फिर किसी दिन समय रहेगा तो बढ़िया से पढ़ा दूंगा